यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने विस्फोटक ऐलान कर दिया है। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमला करेगा यूक्रेन, ये कहा गया है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से पुल पर यह हमला होगा। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के सचिव ने ऐलान कर दिया है। तो यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के सचिव ने यह ऐलान किया कि कैसे ब्रिटेन ने जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी है उससे कर्च ब्रिज पर, क्रीमिया पर हमला किया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है। बीते 31 दिनों के भीतर रूस की राजधानी मॉस्को में 50 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं, जिसका मकसद था सीधे तौर पर पुतिन को चैलेंज करना। लेकिन 35 घंटे पहले यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने मॉस्को के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका दिया। बस फिर क्या था, एंग्री पुतिन के मॉस्को इंतकाम ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत आधे से ज्यादा यूक्रेन को दहला दिया। यूक्रेन का कोना कोना बारूदी धुएं से सन गया। लेकिन यह तो रूस का महज छोटा सा विस्फोटक ट्रेलर है, क्योंकि अब यूक्रेन पर एटमी प्रहार होगा और यूक्रेन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी न्यूक्लियर कोहराम मचेगा। आखिर कैसे, आप भी देखिए। मॉस्को ड्रोन हमले की आग शांत होने से पहले ही कीव समेत आधे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। रूसी ब्रिगेड की तरफ से ऐसा प्रहार किया गया जिसके बाद यूक्रेन का कोना कोना बारूदी कोहराम से दहल गया। और ये होना तय भी था, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन ने सीधे पुतिन को चैलेंज किया। जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन की सरजमी पर रूसी डिफेंस ड्रोन, MLRS मिसाइलों और हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से धावा बोल दिया। 29-30 मई की दरमियानी रात रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों से पूरे मॉस्को में सनसनी मच गई। बस फिर क्या, फौरन रूसी प्रेसिडेंट सामने आए और यूक्रेन के खिलाफ अब तक के सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विनाशक मिलिट्री ऑपरेशन के आगाज का ऐलान कर दिया। मई की रात कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के 11 से ज्यादा प्रांतों में रूस की तरफ से आसमानी प्रहार किए गए। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य ठिकाने और मेन लैंड को भी निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से किए गए हमले को लेकर जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक कीव में नेटो के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। खमेलनित्स्की में यूक्रेनी सेना के एयरबेस को निशाना बनाया गया। खमेलनित्स्की एयरबेस पर मौजूद 5 लड़ाकू विमान तबाह किए गए। सेवर्स्क में यूक्रेन के हथियार डिपो को भी तहस नहस किया गया। पुतिन के तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि मॉस्को पर आत्मघाती ड्रोन से स्ट्राइक कर यूक्रेनी सेना ने बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा अब यूक्रेन भुगत रहा है। मगर ये तो पुतिन के बारूदी प्रकोप का महज छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर एटमी प्रहार होने वाला है। यूक्रेन का इलाका परमाणु बमों के हमले से दहलने वाला है। रूसी डिफेंस ने जल्द थल नभ से न्यूक्लियर प्रहार की तैयारी कर ली है और ये दावा हम नहीं, ना ही कोई वॉर एक्सपर्ट कर रहा है।
बल्कि रूसी ड्यूमा यानी संसद के सदस्य ने खुलेआम ऐलान किया है। तो क्या रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक वेपन्स से हमले का ऐलान यूक्रेन की तबाही की वजह बनेगा? क्या जल्द ही ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? आसमान से न्यूक्लियर बारिश करेंगे? यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। दरअसल इसके पीछे पुतिन की वजह है पुतिन के न्यूक्लियर विनाशकों का एक्शन में आना। दरअसल रूस ने अपने सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। परमाणु हथियारों को एयरबेस पर तैनात किया गया है। Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं Tu-22M3 बॉम्बर अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने रशियन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दे दिया है और इसी कड़ी में एयरबेस पर एयर लॉन्च न्यूक्लियर हथियार और परमाणु वॉरहेड को एक्टिव किया गया है। बॉम्बर्स भी वॉर रेडीनेस मोड पर हैं। लेकिन पुतिन का प्लान सिर्फ यूक्रेन को तबाह करना नहीं, बल्कि मॉस्को में ड्रोन हमले वाली साजिश रचने वाला ब्रिटेन भी प्रेसिडेंट पुतिन के टारगेट पर है। दरअसल मॉस्को पर हमले के लिए यूक्रेन ने जिन UJ-22 ड्रोन का इस्तेमाल किया, उन ड्रोन्स को आत्मघाती ब्रिटेन ने बनाया। ब्रिटिश डिफेंस ने ही UJ-22 ड्रोन में विस्फोटक लैस किए ताकि UJ-22 जैसे सर्विलांस ड्रोन कामिकाज़ी बन जाएं। और फिर इन्हीं कामिकाज़ी UJ-22 का इस्तेमाल यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स ने मॉस्को को दहलाने के लिए किया। ऐसे में पुतिन ने मॉस्को ड्रोन हमले का इंतकाम लेने के लिए यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन को भी तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और एक तरफ ब्रिटेन पर एटमी हथियारों से प्रहार होगा, तो वहीं नीले ब्लू वॉर जोन में पुतिन के साइलेंट किलर पोसाइडन ड्रोन से ब्रिटेन पर ताबड़तोड़ अटैक करेंगे। मतलब ये कि अब रूस यूक्रेन के बीच बम गोला बारूद से नहीं, बल्कि परमाणु बमों, टैक्टिकल न्यूक वेपन्स और एटमी सुनामी लाने वाले हथियारों से प्रचंड युद्ध होगा। क्रेमलिन और मॉस्को का बदला लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति असली जंग का आगाज तो अब करेंगे, जो विनाशकों के साथ लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन की नौसेना पर रूस का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेनी नौसेना का आखिरी युद्धपोत रूस ने तबाह कर दिया है। ओडेसा के बंदरगाह पर यूक्रेनी युद्धपोत पर रूस ने हमला किया। यूक्रेन की सेना के पास अब नहीं बचा है एक भी युद्धपोत। तबाह युद्धपोत का नाम यूरी ओलिफिरेंको था, लेकिन इसको अब रूस ने तबाह कर दिया है और अब यूक्रेन के पास एक भी युद्धपोत नहीं बचा है। मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ तो पुतिन समेत पूरा रूस एटमी प्रतिशोध की आग में जलने लगा। रूस में यूक्रेन पर परमाणु प्रहार की मांग जोर पकड़ चुकी है। पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर न्यूक्लियर बारूद की बरसात कर सकते हैं। इसका संकेत उस वक्त मिला जब उन्होंने यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर दिए। लेकिन इस बीच मॉस्को ड्रोन अटैक को लेकर बड़ा दावा कर रहा है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि मॉस्को पर हमला असल में पुतिन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो सवाल यही है कि क्या ये सच है? अगर हां, तो पुतिन ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों चलाया? मॉस्को पर हमला हुआ तो युद्ध महाविध्वंस में बदल गया।
रूस की राजधानी पर अटैक हुआ और परमाणु युद्ध का गेट ओपन हो गया। अब पुतिन को रोकना असंभव है। अब यूक्रेन का बचना असंभव है। अब एटमी तूफान को रोकना असंभव है। अब न्यूक्लियर विनाश को रोकना असंभव है। पुतिन अब ऐसा विध्वंस करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सवाल यही है कि आखिर पुतिन एटमी ऑपरेशन क्यों शुरू करने जा रहे हैं? जवाब जानने के लिए कुछ घंटे पीछे जाना होगा। 30 मई 2023। इसी तारीख को रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि 32 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। सीरियल ड्रोन हमलों के बाद पहली बार मॉस्को में खतरे के सायरन गूंजने लगे। पहली बार कीव वाला खौफ मॉस्को में दिखाई दिया। पहली बार रूस की राजधानी में रहने वालों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और बंकरों में छुपना पड़ा। 15 महीने में यूक्रेन युद्ध मॉस्को तक पहुंच गया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि रूस ने ज्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन सच तो ये है कि सीरियल ड्रोन अटैक के बाद रूस की राजधानी मॉस्को थर्रा उठी और इसी के साथ ही एटमी सुनामी का जो जलजला है वो आ सकता है और इसका जो सायरन है वो बच चुका है। न अमेरिका न नेटो पुतिन को अब परमाणु विध्वंस बचाने से कोई नहीं रोक सकता। क्रेमलिन को अब एटमी कोहराम मचाने का मौका मिल गया है। इस मौके को पुतिन जाया नहीं जाने देंगे। मतलब ये कि एटमी जलजला बहुत निकट है। विश्व विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस वक्त पुतिन यूक्रेन को खत्म करने के लिए एटमी बटन दबाने की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक को लेकर बड़ा दावा किया है। नेटो की थ्योरी के मुताबिक मॉस्को पर कीव ने हमला नहीं किया, मॉस्को पर खुद पुतिन ने ही हमला करवाया। दावा है कि असल में ये रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ऐलान किया जा रहा है कि पुतिन को न्यूक्लियर हमले के लिए मौका चाहिए था, इसीलिए रूस ने मॉस्को में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाया। तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है। रूस ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किया, यह तब समझ में आएगा जब आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को समझेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां एक देश चोरी छिपे जानबूझकर अपने ही देश में हमला करवाता है और दुनिया के सामने कहता है कि इस हमले को उसके दुश्मन देश ने अंजाम दिया है। इसकी आड़ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाले देश को दुश्मन पर हमला करने का बहाना मिल जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इतिहास काफी पुराना है। इस शब्द की उत्पत्ति समुद्री लुटेरों से हुई जो मित्र देशों के झंडे लगाकर व्यापारी जहाजों को अपने नजदीक आने देते थे, बाद में हमला कर उन्हें लूट लेते थे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए ही जर्मन तानाशाह हिटलर ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। तो दावा यही है कि पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने का बहाना चाहिए था।
इसीलिए उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो सवाल यही है कि पश्चिमी देशों का दावा क्या सच है? क्या सच में मॉस्को पर या रूस पर जो अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ही नतीजा था? सच क्या है ये तो अब तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी को भी खारिज नहीं किया जा सकता। रूस 15 महीने से यूक्रेन युद्ध में उलझा है। इसकी रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। आशंका है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन पर एटमी हमला कर सकता है। हमले के बाद रूस दुनिया के सामने ऐलान करेगा कि उसने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर हमला करने का दुस्साहस किया। पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन का सर्वनाश कर सकते हैं। इस बात का ऐलान रूस की एटमी तैयारी कर रही है। रूस के पास यूक्रेन पर 3 दिशाओं से परमाणु हमला करने की ताकत है। रूसी परमाणु मिसाइलें यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में मौजूद हैं। रूस ने अपने परमाणु हथियारों को पूर्व में मुख्य भूमि के अलावा उत्तर में बेलारूस और कैलिनिनग्राद में तैनात कर रखा है। इसके अलावा परमाणु मिसाइलों से लैस रूसी पनडुब्बियां यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में गश्त लगा रही है। ये सभी हथियार पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कभी भी तबाही ला सकते हैं। रूसी फौज बेलारूस में स्कंदर मिसाइलों से वॉर प्रैक्टिस कर रही है, ताकि पुतिन के आदेश के बाद यूक्रेन पर भीषण प्रहार किया जा सके। युद्ध जीतने के लिए पुतिन के पास एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है न्यूक्लियर अटैक। पुतिन पर एटमी हमले का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्रेमलिन के साथ साथ रूसी डिफेंस एक्सपर्ट्स और मीडिया यूक्रेन पर लगातार एटमी एक्शन की मांग कर रही है। 1 साल बाद रूस में चुनाव होने वाला है, इसलिए मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक को लेकर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने ऐलान किया है कि वो मॉस्को पर हमले का विध्वंसक बदला लेंगे। इसके साथ ही कादिरोव ने रूस में मार्शल लॉ लगाने की मांग की है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन देश में वॉर इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, ताकि फुल स्केल मोबिलाइजेशन किया जा सके? इस बात की संभावना इसलिए भी है क्योंकि बिना इमरजेंसी लगाए फुल स्केल मोबिलाइजेशन मुमकिन नहीं है। मॉस्को पर अटैक के बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन इतना भड़क गए हैं कि उन्होंने पुतिन के मंत्रियों को और बाकी अधिकारियों को नकारा करार दिया है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से रूस के अंदर पुतिन की वॉर पॉलिसी की आलोचना हो रही है, उससे पुतिन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इस दबाव को खत्म करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अगर वो जल्द ही एटमी स्ट्राइक लॉन्च कर दें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज अवदिव्का से। अवदिव्का में रूसी फौज ने भीषण प्रहार किया है। आर्टिलरी से यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के कई पोजीशन तबाह हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। अमेरिका जल्द ही ज़ेलेंस्की की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का सपना पूरा कर सकता है। इसके संकेत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिए। मतलब यह कि रूस और यूक्रेन युद्ध बहुत बड़े विध्वंस की ओर बढ़ता दिख रहा है, और अब यह लड़ाई पूरी तरह पलटकर अमेरिका वर्सेस रूस होती दिख रही है। यही नहीं, अगर लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हाथ आ गए तो आने वाले दिनों में मॉस्को और रूस के दूसरे शहरों में भी ज़ेलेंस्की के जवान बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं।
जंग में अमेरिका यूक्रेन को ऐसी मिसाइल देने जा रहा है जिसके बाद इस युद्ध का पूरा सीन ही पलट जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की न जाने कब से इस हथियार की आस लगाए बैठे थे कि कब अमेरिका का दिल पसीजे और उनको ये मिसाइल मिल जाए, लेकिन बाइडेन पिछले 1.5 साल से ये कदम उठाने से बचते रहे। अमेरिका का ये डर था कि अगर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन को दे दी गई तो इस लड़ाई में उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि पुतिन के घर में घुसकर यूक्रेन मिसाइलों के जरिए तबाही और भयंकर विनाश मचा सकता है, जिससे अमेरिका अब तक बचता आ रहा था। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस लड़ाई को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है, यानी उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर इसे युद्ध घोषित नहीं किया। इसलिए अमेरिका या बाकी देशों ने यूक्रेन को मदद के नाम पर टैंक और ऐसे हथियार दिए जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन समय के साथ ज़ेलेंस्की की डिमांड बढ़ती गई और वो बार बार यही गुहार लगाते रहे कि अमेरिका उसे दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का जखीरा भी सौंप दे। उनकी इस अपील का असर अब दिख रहा है। बाइडेन ने जो संकेत दिए हैं उससे तो यही लग रहा है कि ज़ेलेंस्की को जल्द अटैक एमएस यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स मिलने जा रहा है। उनसे ये सवाल यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले बढ़ने के मुद्दे पर पूछे गए। अमेरिका ने हालांकि मॉस्को में हुए ड्रोन हमले की निंदा जरूर की, लेकिन लगे हाथ बेहद ताकतवर मिसाइल देने की बात कहकर अपने मंसूबे भी साफ कर दिए। मतलब इस बयान में अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड साफ नजर आया। अटैक एमएस की रेंज 300 किलोमीटर तक है, जबकि रफ्तार मैक 3 यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे हाई मार्च से भी दागा जा सकता है। अटैक एमएस को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इससे पहले यूके ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देने का ऐलान किया था, जो दिन हो या रात कभी भी किसी भी हालात में निशाना लगाने से नहीं चूकता। हालांकि स्टॉर्म शैडो की रेंज अटैक एमएस की तुलना में 50 किलोमीटर कम है। साफ है कि अमेरिकी अटैक एमएस मिलने पर यूक्रेन कहर बनकर पुतिन की सेना और उनके शहरों पर टूट पड़ेगा। अमेरिका $300 मिलियन की सैन्य मदद की नई खेप भेजने वाला है, जिसमें ये मिसाइल सिस्टम भी शामिल हो सकता है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में दक्षिण कोरिया से भी एयर डिफेंस सिस्टम देने की गुहार लगाई है। हालांकि अमेरिका का सहयोगी दक्षिण कोरिया शुरू से ही मानवीय मदद यूक्रेन को पहुंचाता रहा। पिछले 1.5 साल से जंग जारी है, लेकिन दक्षिण कोरिया की तरफ से जो सपोर्ट मिला वो मानवीय मदद मिली। लेकिन गोला बारूद और हथियार देने के मसले पर शुरू से ही दक्षिण कोरिया बचता रहा। लेकिन ज़ेलेंस्की को भी उम्मीद है कि एक न एक दिन वो भी अपनी सीमा से बाहर आकर उसे हाईटेक मिसाइल जरूर देगा। जबकि जर्मनी से 60 लेपर्ड टैंक पहुंच चुके हैं, यानी जिस तरह से यूक्रेन एक के बाद एक गोला बारूद, टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइलों की ताकत से लैस होता जा रहा है, वो पुतिन के लिए चिंता का सबब बन गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जंग खिंचती जा रही है और इसका अंत कहां होगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए पुतिन ने भी नए सिरे से पलटवार करने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसी खबरें हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी नई रणनीति के तहत काला सागर में 24 मिसाइल कैरियर भेजे। वहां रूस के कई जंगी जहाज पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि ये कैरियर ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ज़िरकॉन रूस की वो विध्वंसक मिसाइल है जो एक बार दग गई तो तबाही तय।
जिरकॉन की रेंज 1000 किलोमीटर जबकि रफ्तार 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतनी तेज रफ्तार होने की वजह से ही इसे शूट करना मुश्किल होता है। यही नहीं, ये मूविंग यानी चलती फिरती शिप को भी आसानी से निशाना बना लेती है। यानी एक तरफ यूक्रेन, अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस पर कहर बरपाने की तैयारी में है, तो वहीं पुतिन भी उसे ऐसा सबक सिखाने के मूड में है जिससे ज़ेलेंस्की के साथ उसके मददगारों के हौसले भी पस्त पड़ जाएं। रूस के रक्षा मंत्री ने इस बार सब कुछ खत्म कर देने की धमकी दे डाली। रूस ने तो यह भी दावा किया कि सिर्फ इसी महीने यूक्रेन को उसकी सेना ने तगड़ी चोट पहुंचाई। शोइगु के मुताबिक मई में यूक्रेन के 16,000 से ज्यादा जवान मारे गए। इसके अलावा 16 लड़ाकू विमान और 5 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। साथ ही 466 ड्रोन के साथ 400 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मिट्टी में मिला दी गई। यही नहीं, 196 अमेरिकी हाइमार्स, 16 हार्प और 29 स्टॉर्म शैडो जैसी बेहद ताकतवर मिसाइलें भी मारकर गिरा दी गई। यूक्रेन को सिर्फ मई में हुए नुकसान का ये दावा रूस का है। हालांकि अचानक उसे न केवल हथियारों की सप्लाई में तेजी आई है, बल्कि लंबी दूरी वाली मिसाइलें भी मिलने लगी। यहां तक कि F-16 तक इस बेड़े में शामिल हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन विध्वंसक हथियारों को देने से अमेरिका परहेज करता रहा, अब वो यू टर्न लेते हुए उन्हीं की सप्लाई करने जा रहा है। इसलिए रूस ने भी अपनी हाइपरसोनिक ताकत का खुलकर शक्ति प्रदर्शन किया ताकि कोई ये न समझे कि उसका गोदाम खाली हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अगले महीने शुरू होगा। अमेरिका ने काउंटर ऑफेंसिव की तारीख तय कर दी है। काउंटर ऑफेंसिव की तारीख गुप्त रखी गई है। यूक्रेन के ऑपरेशन से पहले यूएस और हथियार भेजेगा यूक्रेन को ताकि मजबूती के साथ काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो सके। मॉस्को विध्वंस की तस्वीरों से पूरी दुनिया दहली हुई है। दहशत यह कि यूक्रेन के बारूदी धमाके के बदले की गूंज कितनी खौफनाक होगी, क्योंकि अब तक जिस एटमी रिवेंज की मांग रूसी मीडिया और क्रेमलिन के अधिकारियों की ओर से होती रही थी, अब उसका नाम खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने लिया है। आमतौर पर पुतिन यूक्रेन के हमलों के बाद तुरंत सामने नहीं आते थे, लेकिन मॉस्को अटैक के बाद वो खुद सामने आए और एटमी विनाश का ऐसा अल्टीमेटम जारी किया है कि जिससे यूक्रेन और यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी धरती का अस्तित्व खतरे में आ गया है। क्योंकि पुतिन की धमकी में एटम बम से हमले की बजाय एटमी सेंटर के विस्फोट का सिग्नल दिया गया है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखिए सुपर प्राइम टाइम की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न रूस, न अमेरिका, न चीन, न उत्तर कोरिया। धरती पर कयामत का केंद्र इस वक्त यूक्रेन के दक्षिण पूर्व का ये खूबसूरत शहर ज़ैपोरिज़िया बन गया। ज़ैपोरिज़िया से विनाश की ऐसी ही ज्वाला किसी भी वक्त दुनिया को भस्म करने वाली है। क्योंकि यहीं पर सुलग रहा है महातबाही का ऐसा बारूद जिसमें एक चिंगारी भी धरती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। वो तबाही कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। लेकिन सूरत हाल बता रहे हैं कि तबाही को रोकना भी अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसा क्यों, ये समझने के लिए पहले आपको रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनना जरूरी है। वो
पुतिन की इस प्रलय वाणी का सीधा मतलब है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट से न्यूक्लियर तबाही के शोले किसी भी वक्त उठने वाले हैं। अब तबाही की चिंगारी रूस भड़काएगा या यूक्रेन, ये कोई नहीं जानता, लेकिन परमाणु प्लांट में पल पल बिगड़ते हालात इस बात के सबूत है कि दुनिया एटमी धमाके के ढेर पर खड़ी हुई है। पिछले 7 दिनों में ही ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट दुनिया के महाविनाश का सबसे बड़ा गेटवे बन चुका है। इसकी तस्दीक करती है ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट से आ रहे महाविनाश के सिग्नल। सबसे ज्यादा डरावना पहलू यह है कि परमाणु प्लांट की बिजली कटे हुए 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और 7 दिन से एटमी प्लांट का कूलिंग सिस्टम बंद है और अब पारा भी सुरक्षित सीमा को पार कर चुका है। इसके बाद एटमी प्लांट को मैनेज करने वाले जरूरी टेक्निकल और सिक्योरिटी स्टाफ प्लांट छोड़कर भाग चुके हैं। महाविनाश के इतने बड़े सिग्नल मिलने के बाद भी एटमी प्लांट के इर्द गिर्द रूस और यूक्रेन की बमबारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे धमाके ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के पास पिछले 15 दिनों से जारी हैं। अब तक 3 बार बारूदी आग प्लांट के बाहरी सीमा तक पहुंच चुकी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डर इस बात का है कि रूस और यूक्रेन की जंग का बारूद किसी भी वक्त परमाणु केंद्र के रिएक्टर में ब्लास्ट करा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जो तबाही होगी वो पूरे यूरोप को रेडिएशन का रेगिस्तान बना सकती है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर बारूद में अगर धमाका होता है तो वहां इतना परमाणु ईंधन मौजूद है जिससे 5 किलोमीटर का इलाका तो आग के शोले में ही दफन हो जाएगा। अगले 50 किलोमीटर के इलाके में पारा इतना बढ़ जाएगा कि हजारों लोग झुलसने से मारे जाएंगे। 100 किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन से लोगों की मौत होगी। 250 किलोमीटर तक दम घुटने और सांस की समस्याओं से जान जाएगी और 500 किलोमीटर तक जहरीला रेडिएशन फौरन फैल जाएगा। एटमी प्लांट से तबाही के ये आंकड़े इतने खौफनाक हैं कि इंटरनेशनल एटमी एनर्जी एजेंसी की नींद उड़ी हुई है। न्यूक्लियर प्लांट के हालात को कंट्रोल करने के लिए IAEA के चेयरमैन इसी हफ्ते पहले मॉस्को जाएंगे, पुतिन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद यूक्रेन जाएंगे और ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचेंगे। IAEA ने ज़ैपोरिज़िया की तबाही को रोकने के लिए 5 पॉइंट एजेंडा बनाया है, जिसे अमल में लाने के लिए IAEA के चेयरमैन राफेल ग्रॉसी पुतिन और ज़ेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। उनका पहला एजेंडा है कि दोनों देश प्लांट के आसपास हमले रोकें और प्लांट के आसपास हथियार जमा ना किया जाए। साथ ही एटमी प्लांट की बिजली सप्लाई को बहाल किया जाए और कूलिंग सिस्टम को चलाया जाए। IAEA अब पुतिन और ज़ेलेंस्की से इस बात की गारंटी भी मांग रहे हैं। दुनिया को महातबाही से बचाने के लिए ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ज़ैपोरिज़िया में विस्फोट का चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका जहर कहां तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च मारियाना वजरीन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है और दिशा पश्चिमी हो सकती है, जिसमें रूस का एक बड़ा हिस्सा समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। अब सवाल हवा की दिशा का है। अब तक के अनुमान के मुताबिक अगर हवा का रुख पश्चिमी रहा तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा, लेकिन हवा का रुख अगर पूर्वी हुआ तो फिर रूस समेत एशिया के कई देश भी इस महाविनाशक रेडिएशन की चपेट में होंगे। यानी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश का अलर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच बैटल ग्राउंड में आर पार की जंग हो रही है, तो वहीं यूक्रेन का साथ देने वाला नेटो ब्लू बैटल ग्राउंड यानी नीले समंदर में रूस को घेरने की तैयारी कर रहा है, वो भी 19 देशों के साथ बाल्टिक सी के रीजन में। लेकिन इसी बीच ब्लैक सी के समुद्री इलाके में पुतिन की नौसेना ने ऐसा जंगी चक्रव्यूह बनाया है जिसके बाद समंदर में एटमी आग उफान मारने वाली है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। मॉस्को ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन तो सुलग ही रहा है, मगर इस जंग की आग से अब नीला समंदर भी उबलने वाला है। ब्लू वॉर जोन में भीषण कोहराम मचने वाला है। बम, गोला बारूद और मिसाइलों से समुद्री इलाका धधकने वाला है। रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक रीजन में नेटो के 14 देश एस 2023 युद्धाभ्यास को अंजाम दे ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच नेटो बाल्टिक सी में एक और समुद्री ड्रिल का आगाज करने वाला है, जिसका नाम है बाल्टॉप्स 2023। दरअसल नेटो की तरफ से बाल्टिक सी में होने वाले युद्धाभ्यास से जुड़ी जो खबरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक 4 जून से बाल्टिक सी में बाल्टॉप्स 2023 का आगाज होगा। नेटो के 19 देश बाल्टिक रीजन के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। नेटो की इस ड्रिल में 50 वॉरशिप, 45 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। बाल्टॉप्स 2023 में नेटो देशों के 6000 जवान हिस्सा लेंगे। वैसे तो हर साल नेटो कंट्री बाल्टिक रीजन में बाल्टॉप्स एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार के हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के चलते बाल्टिक देशों पर भी रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है। वजह है बाल्टिक देशों का यूक्रेन के साथ आना। पुतिन के खिलाफ खड़े होना, और सबसे अहम बात यह कि बाल्टॉप्स 2023 की अगुवाई फिनलैंड कर रहा है, जो हाल ही में नेटो का मेंबर बना है, रूस के खिलाफत के बावजूद। ऐसे में यह मुमकिन है कि 4 जून से 16 जून तक चलने वाली बाल्टॉप्स 2023 एक्सरसाइज में रूस खलल डाल सकता है। इस युद्धाभ्यास की अगुवाई करने वाले फिनलैंड पर हमला कर सकता है। लिहाजा बाल्टॉप्स 2023 में हिस्सा ले रहे सुपर पावर अमेरिका ने अपनी नौसेना के 6ठे बेड़े यानी 6th फ्लीट को बाल्टिक रीजन की तरफ रवाना कर दिया है। जहां एक तरफ महाशक्ति अमेरिका ने अपनी 6th फ्लीट को बाल्टिक की तरफ भेजा है ताकि इस समुद्री इलाके में नेटो की बाल्टॉप्स 2023 एक्सरसाइज में हिस्सा ले सके, फिनलैंड को रूसी प्रकोप से बचा सके, लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है और रशियन नेवी के जंगी बेड़े किलर सबमरीन को ब्लैक सी में तैनात कर दिया है, जो किसी भी वक्त यूक्रेन के तटीय इलाकों में बारूदी कोहराम मचा सकते हैं। मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद काला सागर में रूसी नौसेना की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट सामने आई है। वो ये कि रशियन नेवी ने ब्लैक सी में करीब 62 युद्धपोत भेजे हैं। रूसी नौसेना के जंगी बेड़े 24 कैलिबर मिसाइलों से लैस हैं। अजोव सागर में भी रूसी नौसेना ने युद्धपोत तैनात किए हैं। इसके अलावा रूस की सबमरीन्स भी ब्लैक सी में तैनात हैं। यानी रूस की तैयारी भी पुख्ता है। पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के खिलाफ नेक्स्ट वॉर प्लान तैयार कर रखा है, मगर रूस ये भूल चुका है कि इस बार उसका मुकाबला सीधे नेटो जैसे सैन्य संगठन से है।
जिसकी अगुवाई महाशक्ति अमेरिका करता है। और पुतिन के घातक प्लान का जवाब देने के लिए सुपर पावर ने अपने सबसे बड़े विनाशक को वॉर जोन में उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने ऐसा दावा किया जिससे पूरे रूस में खलबली मच गई। चौंकाने वाला दावा यह है कि यूक्रेन को राष्ट्रपति पुतिन, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों की रियल टाइम लोकेशन पता चल गई है। मतलब उनको यह जानकारी मिल गई है कि वो कब कहां मौजूद हैं। यूक्रेन के खुफिया एजेंट ने इसकी लुक छिप कर नहीं बल्कि खुलकर एक इंटरव्यू में ऐलान कर दिया, वो भी तब जब मॉस्को में पुतिन के घर के बेहद करीब ड्रोन हमलों की बौछार कर दी गई। मॉस्को हमले में बच गए पुतिन। बच गई सर्गेई शोइगु की जान। क्या पुतिन एंड कंपनी का सफाया होने वाला था? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मॉस्को में 30 मई को जिस तरह से ड्रोन की बौछार कर दी गई, उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए। चुन चुनकर यूक्रेन ने उन हाई प्रोफाइल इलाकों को निशाना बनाया जहां पुतिन, उनकी कैबिनेट या उनके बेहद करीबी लोग रहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि अगर मॉस्को पर ड्रोन हमला पूरे प्लान के तहत किया गया तो निशाने पर था कौन? लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि टारगेट किन इलाकों को किया गया। तारीख 30 मई, जगह रुब्लेवका, मॉस्को। ये वो एरिया है जहां राजधानी के अमीर और एलीट क्लास के लोग रहते हैं। बड़ी बात ये कि इसी जगह पुतिन का भी घर नोवो ओगरेवो है। कहा जा रहा है कि पुतिन ड्रोन अटैक के वक्त अपने नोवो ओगरेवो रेजिडेंस पर सो रहे थे, लेकिन सुरक्षा को खतरे की वजह से अचानक सिक्योरिटी में तैनात अफसरों ने उनको जल्दी जगा दिया। हमले के दौरान एक ड्रोन उनके घर से महज 3 किलोमीटर दूर गिरा था। यही नहीं, सेंट्रल कमांड पोस्ट को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया था। यानी जिस तरीके से खास एरिया को निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि यूक्रेन का प्लान बहुत बड़ा था, जो अगर कामयाब हो जाता तो रूस की सत्ता के शिखर पर बैठे सभी लोग एक झटके में साफ हो जाते। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के निशाने पर कौन कौन थे। टारगेट नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रूस। टारगेट नंबर 2, मिखाइल मिशुस्तिन, प्रधानमंत्री रूस। टारगेट नंबर 3, सर्गेई शोइगु, रक्षा मंत्री रूस। टारगेट नंबर 4, रसलन सालिकोव, उप रक्षा मंत्री रूस। टारगेट नंबर 5, येवगेनी प्रिगोजिन, प्रमुख वैगनर ग्रुप। टारगेट नंबर 6, विक्टर जोरकिन, जज सुप्रीम कोर्ट। टारगेट नंबर 7, सर्गेई किरियेंको, पूर्व प्रधानमंत्री रूस। टारगेट नंबर 8, विक्टर जोलोतोव, प्रमुख रशियन गार्ड्स। ये वो चंद नाम हैं जिनके बारे में ये आशंका है कि वो निशाने पर थे, लेकिन इन हस्तियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। यूक्रेन की इस साजिश का पता तब चला जब ज़ेलेंस्की के एक जासूस ने इंटरव्यू में ये जानकारी दी कि उनको पुतिन समेत रूस के सभी हाई प्रोफाइल लोगों की सटीक लोकेशन मिल गई। सुना आपने, यूक्रेन के खुफिया विभाग को सबका पता है कि कौन किस वक्त कहां मौजूद है, फिर चाहे पुतिन हो या उनके करीबी या फिर रूस को आर्थिक ताकत देने वाले अमीर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन का बेरहम चेहरा एक बार फिर से बेपर्दा हो गया है। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करने के बाद जिनपिंग ने मस्जिद तोड़ अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत चीन में ऐतिहासिक मस्जिदों को ढाया जा रहा है। जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि ड्रैगन के इस अत्याचार पर खुद को मुसलमानों के रहनुमा बताने वाले मुल्क खामोश हैं। तो सवाल यही है कि क्या इन्हें भी जिनपिंग से डर लगता है?
पुलिस और पब्लिक में टकराव हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग गदर पर उतर आए। शोर है, नारे हैं, पत्थरबाजी। ये जिनपिंग हुकूमत के खिलाफ विद्रोह है। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके यूनान में पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त झड़प हो रही है। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के लिए कुख्यात जिनपिंग ने अब चीन में मौजूद पुरानी मस्जिदों को तोड़ना शुरू किया। यूनान प्रांत के नागू कस्बे में ऐतिहासिक मस्जिद की मीनारों और गुंबदों को तोड़ने की कोशिश की गई। जब मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो उन पर बेहिसाब जुल्म ढाए गए। विरोध कर रहे हजारों मुस्लिमों पर अत्याचार किया गया। गुस्साई भीड़ ने भी भर पुलिस पर प्रहार किया। पत्थर, स्टूल और बोतलों से जिनपिंग के पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त झड़प हुई। चीन का यही असली चाल, चरित्र और चेहरा है। यही क्रूर सच है। संगीनों के साए में अल्पसंख्यकों का जबरन चीनीकरण किया जा रहा है। लेकिन हैरानी यह है कि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा कहने वाले मुल्कों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार किए जाने का झूठ फैलाने वाला पाकिस्तान चुप है। मुसलमानों का खलीफा बनने वाला मुल्क तुर्की साइलेंट है। मुस्लिमों का झंडा बरदार होने का दम भरने वाला इस्लामिक देशों का संगठन OIC खामोश है। सऊदी अरब और कतर ने भी सन्नाटे की चादर ओढ़ रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश चीन से दुश्मनी मोल लेने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए चीन में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर मुंह नहीं खोल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।